सा नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को समाज के विभिन्न वर्गों के समर्थन की आवश्यकता चुनाव में होती है। लेकिन भारत में जब भी अभी हालिया 10-15-20 सालों में तो यही देखने को मिला कि जब भी चुनाव होते हैं उसमें धर्म की राजनीति एक तरीके से हावी दिखती है और इसका फायदा भी राजनीतिक पार्टियों को समय समय पर मिलता रहा है या वो उठाती रही हैं। हम बात कर रहे हैं फिलहाल हिमाचल, जो मौजूदा समय में आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल, और थोड़ा सा रेफरेंस गुजरात के आने वाले विधानसभा चुनाव में। हिमाचल चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर मुखर हो चुकी है और अपनी उपलब्धियां जनता को बताने के बजाय वो राज्य में काम की हुई जो उपलब्धियां उनको नहीं बता रही, बल्कि जो हिंदुत्व को लेकर, राम मंदिर को लेकर क्या काम किया और भी बहुत सारे बातें वो लेकर उस पर वो बात कर रहे हैं। कोरोना के दौरान उन्होंने मुफ्त वैक्सीन लगाई, इसकी बात कर रहे हैं। और लेकिन घूम फिर कर उनका जो लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दों के बजाय हिंदुत्व पर फोकस है। राम मंदिर और जो हिंदुत्व का एजेंडा है उस पर बीजेपी फिलहाल हिमाचल प्रदेश के जो उनकी रैलियां हैं उनके नेताओं की, उनमें देखने को मिला है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने बार बार राम मंदिर का जिक्र करना इसी ओर इशारा करता है। तो क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पिच पर ही गुजरात और हिमाचल में मैदान में उतरी है? क्योंकि दोनों जगह, गुजरात में 27 साल से उसकी सरकार और हिमाचल में 5 साल से उसकी सरकार है। यानी बीजेपी के लिए हिंदुत्व का हथियार कितना कारगर होगा, इसी विषय पर आज हम मंथन करेंगे। धर्म और राजनीति, इसके दायरे अलग अलग हैं लेकिन दोनों की जड़ें एक ही हैं। धर्म जहां दीर्घकालिक, जहां जो धर्म की राजनीति है वो दीर्घकालिक है, जो धर्म एक दीर्घकालिक है, बल्कि माफ कीजिएगा, धर्म दीर्घकालिक है और राजनीति जो कुल मिलाकर एक अलग तरीके से इसमें की जाती है, जोड़ी जाती है। धर्म का काम भलाई करना है, उसकी स्तुति करना है, जबकि राजनीति का काम बुराई से लड़ना है, बुराई की निंदा करना है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीति बुराई से लड़ने के बजाय केवल निंदा करने लगती है। बस आज के वक्त में हमें इसी से बचने की जरूरत है और धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन मानवीय कल्याण में साधक होता है, जबकि इन दोनों का अविवेकपूर्ण मिलन दोनों को भ्रष्ट कर देता है, पथ भ्रष्ट कर देता है, जो मानवता के लिए कतई हितकारी नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, जहां बीजेपी ने एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे को उछाला है और हिंदुत्व की पिच पर जोरदार बैटिंग की है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का अगर 2-3 दिन का चुनाव प्रचार देखें तो जेपी नड्डा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका होम स्टेट है, वो लगातार वहां पर कैंप किए हुए हैं। और देश में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे, मैं फिर बहुत पूरे यकीन, पूरे होशो हवास के साथ में बात कह रहा हूं कि देश में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ जनसभाएं वहां शुरू कर दी हैं। लगातार सोलन में और 2 जगह धुआंधार तरीके से उन्होंने जनसभाएं की। योगी ने अपनी जनसभाओं में नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियां बहुत आए। अगर उनके भाषण का अंश देखा जाए तो करीब 30-40% वो नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते रहे, चाहे मुफ्त राशन हो, चाहे कोरोना के दौरान टीका हो, इलाज हो, इस पर बात करते रहे। और इसके अलावा जो 40-50% हिस्सा है उस राम मंदिर और हिंदुत्व को लेकर उनका भाषण था। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ पोस्टर बॉय हिंदुत्व के, इसका भी जिक्र नेता कर रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने बद्री विशाल जी के दर्शन के, केदार धाम को उन्होंने, बद्री विशाल, केदार धाम, काशी विश्वनाथ, एक तरीके से आप यूं देखें कि बहुत सारे जो तीर्थ स्थल हैं, आस्था के स्थल हैं, विंध्यवासिनी धाम उत्तर प्रदेश में है, महाकाल, ये जो पूरा
एक तरीके से एक धार्मिक एक माहौल इसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार इन स्थलों में गए और वहां से उन्होंने एक संकेत और संदेश दिया, पूजा अर्चना की, ये संकेत देने की कोशिश की क्योंकि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है भारत का, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको कट्टर करती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी कायम है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री इसकी अगुवाई कर रहे हैं। मथुरा, काशी, अयोध्या में राम मंदिर, इनको लेकर एक तरीके से एक ताना बाना बुना गया है और इसी के इर्द गिर्द जो मुझे दिख रहा है, इसी के इर्द गिर्द चुनाव होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भी ताबड़तोड़ रैलियां की। लगातार उन्होंने घूम फिर कर उनकी बातचीत में भी मंदिर, राम मंदिर और यही सब इसी के इर्द गिर्द रहा। उनके बयानों में भी हिंदुत्व का पुट सर्वाधिक रहा। तो देखने को चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, तमाम तरीके के जो नेता हैं वहां पर मौजूद हैं जो प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ तौर पर अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि वो लोकल मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। 5 साल उन्होंने जयराम ठाकुर ने सरकार चलाई, इसके मुद्दे पर कोई राष्ट्रीय नेता बात नहीं कर रहा कि भाई कितने कर्मचारियों को आपने परमानेंट किया, कितने कर्मचारियों को आपने नए नौकरियां दी, कितने नई नौकरियां दी, कितनी युवाओं को जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया। इन सब बातों के बजाय उस सीधे सीधे हिंदुत्व की बात वहां पर हो रही है। और हम आपको बारी बारी से सुनाएंगे कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जेपी नड्डा ने हिमाचल के पिच पर क्या कुछ कहा। आज वैश्विक मंच पर भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को पंच प्रण के साथ जोड़ने का आह्वान किया और पंच प्रण में से एक विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना, पंच प्रण में अपनी विरासत को सम्मान देना और गुलामी के अंश से सर्वथा मुक्ति के लिए भी और एकता और एकीकरण के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का आह्वान किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस अगर देश में रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं मैं, क्या कांग्रेस कर पाती? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर आपको गौरव की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? 500 वर्षों के बाद गुलामी के ढांचे को समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भारत का भव्य राष्ट्र मंदिर है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, हिमाचल वालों, नादौन वालों, जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कई सालों से, 550 से ज्यादा वर्षों से देश भर के लोग, दुनिया भर के आस्थावान लोग चाहते थे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण। लाखों लोगों ने एक काम के लिए अपने जीवन का आहुति दिया, मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक कांग्रेस पार्टी मंदिर नहीं बनाती थी। हमें ताना कसते, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे। राहुल बाबा, तिथि चली भी गई और 2024 में अयोध्या चले जाना, गगनचुंबी राम मंदिर वहां दिखाई पड़ेगा। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने न केवल राम मंदिर, बद्री विशाल, केदार धाम, उज्जैन के अंदर महाकाल, गुजरात के अंदर सोमनाथ और विंध्यवासिनी के भी
तीर्थ धामों को एक अलग गौरव बख्शने का काम किया, उसका पुनः निर्माण करने का काम किया। आज बाबा विश्वनाथ का दरबार देख कर आइए, औरंगजेब ने तोड़ा तब से आज तक बाबा का अभिषेक करने के लिए 14 किलोमीटर गंगा जल लेकर घूम कर जाना पड़ता था। आज मां गंगा में डुबकी लगा दीजिए, अब पानी शुद्ध हो गया है और वहीं से जल लेकर 10 मिनट में पैदल नंगे पैर आप बाबा विश्वनाथ पर अभिषेक कर सकते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70 साल गुजर गए, आजाद 75 साल गुजर गए आजादी के। आपने भी देखा, हमने भी देखा। कौन पूछता था हमें? किस भाव डालते थे हमारी कीमत? यहां प्रधानमंत्री उस समय पॉलिटिकल टूरिज्म में आया करते थे। गर्मी का मौसम आया तो आ गए, कभी यहां की चिंता नहीं की, कभी यहां के बारे में सोचा नहीं। और आप और हम प्रधानमंत्री के बारे में कहते थे कि जब प्रधानमंत्री आए थे, यानी एक ऐसा ओकेजन हो जाता था जैसे प्रधानमंत्री कभी आए हो। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर पुकार पर आपके बीच में रहते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं, ये हमको समझ में। ये भी नड्डा साहब करें भाई, प्रधानमंत्री जी आपके बीच में रहते हैं हरदम, ये भी एक मुद्दा रखा। लेकिन आपने जो देश के दो बड़े नेता हिंदुत्व के पूरे देश में, ये मेरा ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि योगी आदित्यनाथ से बड़ा हिंदुत्व का कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और देश में भी नहीं, कि उनको मैदान में उतारा गया है। हिमाचल में एक तो वो पहाड़ के मूल निवासी हैं और ये पहाड़ का चुनाव है। 2-3 और फैक्टर हैं, कुछ जाति फैक्टर भी काम कर रहे हैं। योगी धामी इनको लेकर भी कुछ जाति फैक्टर भी वहां कायम कर रहे हैं, हालांकि साधु की कोई जाति नहीं होती है। वही दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी परंपरागत तरीके से हिमाचल की सत्ता पाने का सपना बुन रही है और अपनी बारी आने के इंतजार में है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। हालांकि यह मिथक उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है और पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। प्रियंका गांधी की पूरी टीम हिमाचल प्रदेश में ताकत लगाए हुए, चाहे राजीव शुक्ला हो चाहे अन्य नेता हो। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो कांग्रेस के असंतुष्ट G23 के नेता थे, उसकी प्रमुख रूप से अगुवाई करने वाले आनंद शर्मा भी हिमाचल में प्रचार करते नजर आए। वो उनका गृह राज्य है। आनंद शर्मा भी कांग्रेस के लिए वोट मांगते आए। प्रियंका गांधी ने भी रैली में जाने से पहले बाबा भूतनाथ मंदिर जाकर धार्मिक भावनाएं छूने की कोशिश की, लोगों का मन छूने की कोशिश की। भले ही कांग्रेस पार्टी हिमाचल में राम मंदिर को पुराना मुद्दा बता रही है, सबसे खास बात यह देखने वाली रही कि प्रियंका गांधी हर रैली में हिमाचल के स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को, प्रधानमंत्री का चेहरा, राष्ट्रीय मुद्दे, प्रधानमंत्री की उपलब्धता, राम मंदिर, हिंदुत्व, इसी की इर्द गिर्द बीजेपी के बड़े नेता ताना बाना बुन रहे। स्थानीय नेता नजर नहीं आ रहे हैं और वहां के बड़े चेहरे, अनुराग ठाकुर की सभाएं भी कुछ कम ही दिख रही हैं। वहां स्थानीय मुद्दों पर किस तरह प्रियंका गांधी लोगों को टटोल रही हैं, झकझोर रही हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है सुनना। आपके भविष्य को क्या होगा, ये समय है कि आप इसके बारे में सोचें। अगर आप देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं, इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि ये चुनाव है तो आलोचना करनी ही है, कि ये चुनाव है, हम इस तरफ है वो उस तरफ है तो हाँ उनकी बुराई करनी है। नहीं, मैं एक वास्तविकता आपको बताना चाहती हूं। कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहां है? धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं। सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। और धरने पे क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा, अभी यहां आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई। क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया?
भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। प्रियंका गांधी स्थानीय मुद्दों को छू रही हैं, कार्यक्रम वहाँ के जो कर्मचारी धरने पर हैं उनको छू रही हैं, लोकल मुद्दे। जब सबसे पहली रैली प्रियंका गांधी ने की थी तो उन्होंने इस बात को कहा था कि वो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को ला रही हैं, 1500 रुपये महिलाओं को दे रही हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें। नौकरियों का वादा किया कि 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो देंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपके लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, अपने प्राण दिए पड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री ये सब अपने उद्योगपति मित्रों को, यहाँ के बागवान सब उनके हवाले कर रहे हैं। इस तरीके के मुद्दे उठाकर कांग्रेस ये चुनाव स्थानीयता में लड़ने की कोशिश कर रही। मंथन शुरू करते हैं, मेहमानों का परिचय कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड से, देहरादून से। सत्यवीर जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका। आम आदमी पार्टी के नेता पंकज पंडित साहब हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से। पंकज साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका हमें वक्त देने के लिए। हाजी मिर्जा असरार बेग साहब गुजरात से जुड़े हैं, अहमदाबाद से। मिर्जा साहब बहुत स्वागत, बहुत आपका आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। उत्कर्ष सिन्हा साहब देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, देश भर में घूम घूम कर देश के नब्ज टटोलने वाले, हमारे साथ जुड़े हैं। उत्कर्ष सिन्हा साहब बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार उत्कर्ष सिन्हा साहब आपका। और अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, सामाजिक मुद्दों को बहुत अच्छी तरह समझने वाले, राजनीतिक मुद्दों को बहुत अच्छी तरह समझने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब गुवाहाटी में हैं और वहाँ से सीधे जुड़े हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। डॉक्टर साहब का भी बहुत धन्यवाद। मंथन की शुरुआत उत्कर्ष सिन्हा साहब से करते हैं। उत्कर्ष जी, आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश में गए, ताबड़तोड़ रैलियां की, नो डाउट, जहां तक मेरा अपना निजी मत है कि वो उनसे बड़ा पोस्टर बॉय हिंदुत्व का भारत में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं नजर आता है, जो हार्ड हिंदुत्व, हार्ड लाइनर हैं वो। आज अगर अमित शाह का भाषण देखें, योगी का भाषण देखें, तो सब राम मंदिर और इसी के इर्द गिर्द उनके भाषण थे। और नड्डा साहब केवल मोदी जी को कह रहे हैं कि वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं, सर्वसुलभ हैं, उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दे छू रही, प्रियंका गांधी स्थानीय मुद्दे छू रहे हैं और बहुत बड़ी ब्रिगेड वहां कांग्रेस की नहीं है। इसी तरह अगर गुजरात की बात करें तो वहां भी कांग्रेस के सेकंड लाइन, थर्ड लाइन के नेता हैं और वहां भी भारतीय जनता पार्टी कॉमन सिविल कोड, इस तरह के मुद्दे वहां भी रख रही है। तो दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, एक जगह 27 साल, एक जगह 5 साल। आप इसको किस तरीके से इसको विश्लेषित करेंगे उत्कर्ष सिन्हा साहब? अनम्यूट कर लीजिए, आप तो दर्शक सुन नहीं पा रहे। आवाज आ रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए जी। इसमें कोई नई बात मैं नहीं देखता हूं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति को अगर हम देखें और खासतौर से 2024 के बाद की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी राजनीति को देखें तो उसके बाद तो वो 24 कहां से आ गया? नहीं, 14 वो टंग स्लिप है, 14 की बात कर रहे हैं वो उत्कर्ष सिन्हा साहब, 14 की बात कर रहे हैं। 2014 की बात कर रहा हूं मैं, 2014 की बात कर रहा हूं। और उसके बाद से जब से नया नेतृत्व आया है, जब से भारतीय जनता पार्टी नए तेवर में आई है, तब से बहुत आक्रामक हिंदुत्व की लाइन और राम मंदिर वाला जो मामला है ये बहुत तेजी से हुआ। और खासतौर से जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी तो और तेज हो गया। दूसरी बात, ये एक ऐसा मामला है जो लगातार बीजेपी के लिए विनिंग फैक्टर बनता रहा है, ये लगातार साबित भी हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी को क्यों छोड़ेगी अपने इस मुद्दे को? एक बात। दूसरी बात, समस्या क्या है? समस्या यह है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे महंगाई के मुद्दे पर
विकास के सवाल पर बातें ही हुई हैं, काम नहीं हो पाया है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का एक सपना था, हमने अभी उसको टूटते हुए मोरवी में पुल के जरिए देखा। उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे बने, वो बनने के साथ ही कैसे क्षतिग्रस्त हो गए वो भी हमने देखा। तो क्लेम करने के लिए हमारे पास क्या है? सबसे स्ट्रांग जो चीज होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, उसके पास जो सबसे स्ट्रांग चीज है उसी को लेकर के आएगी जी। और धर्म तो एक ऐसा मामला है जो भावना से बहुत जुड़ा हुआ है। अयोध्या में दीपोत्सव बहुत बड़ी घटना है और प्रोफेसर दीक्षित यहाँ हैं, इन्होंने बड़ा अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए उसको बड़ा एक नया आयाम भी दिया, वो भी हम सब ने देखा। तो अयोध्या में दीपोत्सव एक बड़ा मामला है जिसको पॉलिटिकली आप सेल कर सकते हैं, भावनाओं से जुड़ा मामला है। लेकिन जैसे ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुलपतियों के भ्रष्टाचार का मामला आएगा तो फिर वो शिक्षा के ऊपर सवाल हो जाएगा। तो इसलिए उन मुद्दों से बचेगी भाजपा और उसके पास ठोस जमीन सिर्फ और सिर्फ यही है। उत्कर्ष जी, योगी जी कह रहे हैं कि गुलामी के ढांचे को ढहा के भव्य राम मंदिर हम बना रहे हैं। वहां लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा करती? यही सवाल अमित शाह जनता से पूछ रहे हैं और यही योगी आदित्यनाथ हिमाचल में। बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात है, उनको पूछना भी चाहिए, उनको हक है इस बात को पूछने का, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति के खिलाफ ही तो उनकी राजनीति है और उनको बढ़ना है। कांग्रेस की अपनी लाइन है, कांग्रेस दूसरे तरीके से सोचती है इन मसलों पर और भाजपा दूसरे तरीके से। तो ये चुनौती देने की बात है और वो है जायज बात, मैं मानता हूं इसको, क्योंकि अच्छा मैं कह रहा आप एक तटस्थ विश्लेषक के रूप में क्या आप मानते हैं कि ये मुद्दे अभी भी धारदार बने हुए हैं? क्या है चौहान साहब कि भारतीय राजनीति धर्म में जिस तरह लिथेड़ गई है, लिपट गई है, उसने बहुत सारे बुनियादी मुद्दों को पीछे कर दिया है। हमारे रोजगार का सवाल, हमारे युवाओं के रोजगार का सवाल। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां पे सेना में बहुत भर्तियां होती थी, वहां के भर्तियों का सवाल, महंगाई का सवाल, रुपए और डॉलर का सवाल, भूखमरी के इंडेक्स में आपके होने का सवाल, ये क्या वो सवाल है जिसको भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या इनकी तमाम डबल इंजन की सरकार फेस कर सकने की स्थिति में है? मुझे तो नहीं लगता। अयोध्या में राम मंदिर को मार्केट किया जा सकता है, लेकिन उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी के मेयर और विधायकों ने जिस तरह से जमीन की लूट की है अयोध्या में, क्या वो उसके ऊपर बात हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि सूटेबिलिटी है, भावनाओं की सूटेबिलिटी है, मुद्दों की बात किनारे रख दी। ठीक बात है, ये राजनीति की शैली है मोदी, योगी और अमित शाह की। ठीक बात, जहां पर सिर्फ भावनाओं के साथ खेल होता है। तटस्थ बात तो ये होती है कि आप विकास की बात करें, आप वो दावे करें कि सरकार बनने के बाद हमने अर्थव्यवस्था में कितनी छलांग लगा दी, हमने रोजगार को कितना बढ़ा दिया, हमने रुपए और डॉलर की। यही मोदी थे जिन्होंने कहा था कि रुपया जैसे जैसे बढ़ता है। उत्कर्ष जी, बाकी लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रोफेसर दीक्षित, उत्कर्ष जी ने बहुत तटस्थ भाव से चीजों को रखा सामने। मेरा सवाल आज इस मंथन का यही है कि गुजरात और हिमाचल में दोनों जगह क्या ये मुद्दे अभी धारदार बने हुए हैं कि जो मूल मसाइलात हैं, जो मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, ओपीएस, वहाँ के जो पहाड़ की समस्याएं, हिमालयन रेंज की, जो वहाँ हिमाचल प्रदेश हो चाहे गुजरात की जो मूल समस्याएं हैं, मोरबी का लोग कह के बीजेपी को निशाना साधी रहे हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो क्या मुद्दे, ये जो हिंदुत्व का मुद्दा, जैसा कि अभी भी हम देख रहे हैं, हिमाचल में तो हम देख ही रहे हैं और गुजरात में भी हम देखेंगे इसी को लगभग, तो क्या अभी धारदार बना हुआ है और क्या ये मूल मुद्दे नहीं उठेंगे कभी? प्रोफेसर दीक्षित। दुर्गेन जी, 4-5 दशक से मैं भी भारत की राजनीति देख रहा हूं और दुनिया की राजनीति देख रहा हूं। चुनावी मुद्दे और गवर्नेंस के मुद्दे बिल्कुल अलग अलग हैं। ये पूरी दुनिया में यही समस्या है। अभी आपने ब्रिटेन के चुनाव भी देखे होंगे, इजराइल के चुनाव भी देखे होंगे, भारत के चुनाव भी अभी चल रहे हैं। जो अमेरिका के तक के चुनाव भी जो हुए थे वहां भी आपने देखा होगा, चुनाव लड़े जा रहे हैं और जीते हारे जा रहे हैं इमोशनल मुद्दों पर जी, भावनात्मक मुद्दे उठाकर जीते जा रहे हैं। गवर्नेंस के इश्यू मोर और लेस वही रहते हैं, वो अक्रॉस द कंट्री वही है। कोई सरकार आएगी, कोई सरकार जाएगी, ये उठाएगी मुद्दे जरूर, उनको लगता है कि ये उठने वाले मुद्दे हैं, लेकिन सॉल्व नहीं करेगी क्योंकि कर नहीं सकती है। करने के लिए हार्डकोर आपको इकोनॉमिक सिचुएशन देखनी पड़ती है। आप देखेंगे अगर किसानों की ऋण वापसी का मामला है तो वीपी सिंह ने भी वही किया, भाजपा ने भी वही किया, कांग्रेस ने भी वही किया, ऋण सब माफ कर रहे हैं।
कभी लगा था हम लोगों को कि मनरेगा को भाजपा समाप्त कर देगी, लेकिन भाजपा जोर शोर से मनरेगा चला देगी, क्योंकि ये मुद्दे गवर्नेंस से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये चुनावी मुद्दे जब उठेंगे तो यही उठेंगे जो उठ रहे हैं सामने आज के आपको, क्योंकि जिस चीज पर आदमी इमोशनल चार्ज हो जाए और आपको वोट दे डाले, यही मुद्दे उठेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा दूसरे के लिए उठाना अच्छा लगता है, लेकिन खुद जवाब नहीं मिलेगा, ये ऐसा मुद्दा है। इसलिए इन मुद्दों में बहुत देर तक धार रह नहीं पाती है। और दूसरे चुनावों में एक तात्कालिकता का फैक्टर, जिसको मैं कहता हूँ इमीडिएसी का फैक्टर होता है। अभी क्या मुद्दा है, जैसे आपने देखा होगा कि मोरबी का पुल टूटा, अगर ये मोरबी का पुल 3 साल पहले टूटा होता तो ये चुनाव का मुद्दा बनता ही नहीं। आज बन रहा है क्योंकि ये अभी तक चार्ज कर दिया है, इसने पूरे एटमॉस्फेयर को चार्ज कर दिया है, इसने गुजरात को हिला दिया है, इसलिए ये चुनावी मुद्दे के रूप में आपके सामने आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि चुनावी मुद्दे और गवर्नेंस के मुद्दे दोनों अलग अलग मुद्दे होते हैं और होते रहेंगे, पूरी दुनिया में होते रहेंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आज इजराइल के जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें नेतन्याहू और जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं चुनाव में है, नेतन्याहू ने भी वही कहा कि अगर इनको चुन दोगे तो वही लोग आ जाएंगे जिनको नहीं आना चाहिए। ये कुल मिला के कोई गवर्नेंस का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इमोशनल है। चुनाव के मुद्दे इमोशनल है। और आज की तारीख में आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आज की तारीख में हिंदुत्व चुनाव देश के अंदर एक इमोशनल मुद्दा ऐसा है जो चुनाव लड़वा भी रहा है, चुनाव जितवा भी रहा है, चुनाव हरवा भी रहा है। ठीक बात है। इसलिए ये मुद्दा अभी सेंट्रल स्टेज में रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि अभी ये सेंट्रल स्टेज से 2024 तक जाने वाला है। ठीक बात है। उसका सी 10 सेकंड बोलिए, फिर मैं पंकज पंडित के पास जाऊंगा। प्रोफेसर साहब के पूरे सम्मान के साथ, उनके अनुभव के सम्मान के साथ, मैं ये थोड़ा सा डिनाई कर रहा हूं। ब्रिटेन में लिज ट्रस ने रिजाइन किया, 45 दिन में वो इकोनॉमी का सवाल था। ऑस्ट्रेलिया में सरकार गिरी सिर्फ क्लाइमेट जस्टिस के सवाल पर। ब्रिटेन में ट्रंप के पराजय का एक बड़ा कारण ब्लैक लाइफ मैटर्स था। तो इश्यूज जो हैं डिग्निटी के, गवर्नेंस के, इकोनॉमी के पूरी दुनिया में हैं, सिवाय भारत और पाकिस्तान के। इतने इमोशनल, अभी ब्राजील में जो चुनाव हुए वो क्या थे, ठीक बात, जिसमें लूला जीत गया है। तो मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं ये रखता हूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो समस्याएं हैं वो भावनात्मक चुनाव हो रहे हैं और मुद्दे यहां कहीं नहीं रखे जाते हैं। ठीक बात है। सवाल ये है कि एक ही पार्टी के 2 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं एक ही सवाल पे। हमारे यहाँ तो इस्तीफा का सवाल ही नहीं उठता है, उसके लिए तमाम तर्क आ जाते हैं। एक ब्रेक लेंगे उत्कर्ष जी, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जो पॉलिटिकल लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के पंकज पंडित हिमाचल से जुड़े हैं। भाई, आम आदमी पार्टी तो मुद्दों की राजनीति कहती हम करते हैं, तो उसका फिर क्या होगा? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंथन के पहले हिस्से में जो हमने बात की, उससे बात स्पष्ट हो गई कि चुनाव जीतने के मुद्दे अलग होते हैं, गवर्नेंस के मुद्दे अलग होते हैं। दोनों जो एक्सपर्ट हैं हमारे, उनकी लगभग कमोबेश राय है, थोड़ा सा ना इत्तेफाकी है कि राय में। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट हुआ कि
जो मुद्दे हैं चुनाव, जो सेलेबल मुद्दा है, जो ज्वलनशील मटेरियल है, वो चुनाव में रखा जाता है जानबूझकर, और दुनिया भर के चुनाव भी हैं। लेकिन उत्कर्ष सिन्हा ने कहा कि नहीं भाई, ब्रिटेन में अगर प्रधानमंत्री असफल हो जाती तो वो 90 दिन में इस्तीफा भी दे देती हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं पंकज पंडित जी। पंकज जी, आपकी पार्टी तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल, इसकी राजनीति करती है, वैसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पार पाना आपका। देखिए, सबसे पहले तो पैनल में जितने लोग बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार। बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन मैं पहाड़ की राजनीति, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बताऊं तो यहाँ चुनाव इस बार मुद्दों पे है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहाँ जाएगी वहाँ निश्चित तौर पे चुनाव मुद्दों पे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताता हूं। पूरे देश में कोरोना हुआ, हिमाचल भी अछूता नहीं था। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोरोना में कोई राहत नहीं दी। बिजली के बिल वसूले, पानी का बिल वसूला, जो वो कर सकती थी, लोगों को कोई राहत नहीं। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत होती है, हिमाचल प्रदेश में हमारी एंट्री होती है। हिंदुस्तान में पहला भाजपा शासित राज्य हिमाचल प्रदेश बनता है चुनावों से 3 महीने में। यहाँ के मुख्यमंत्री जी 125 यूनिट बिजली मुफ्त देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी मुफ्त करते हैं, महिलाओं को 50% महिलाओं को यात्रा में राहत देती। ये 3 चीजें हैं जो बताती हैं कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर आती है, और हैरानी देखिए आप, पहाड़ में आप होर्डिंग देखेंगे बड़े बड़े कि जयराम सरकार का लोगों को तोहफा, मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा। लेकिन जैसे ही पहाड़ से, हिमाचल से हम आगे निकलते हैं तो इसे मुफ्त की पूरी केंद्रीय नेताओं की फौज यहां पे उतरी है। क्यों? क्योंकि ये सीधे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भाजपा के हालात यहाँ इतने खराब हैं कि वो 4 उपचुनाव उस पार्टी से हारी है जो पार्टी पूरे देश में विजय नाम का शब्द सुनने के लिए तरसी। मुख्यमंत्री अपने गृह जिला की लोकसभा सीट हारे। पंकज जी, कुछ तो होगा ना उस पार्टी में, वहां पर कुछ तो होगा ना, तभी तो लोग जितवा रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो होगा मुद्दा। मैं चाहूं कि यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री ने माना कि आपकी हार के कारण क्या रहे, महंगाई हमारा मुद्दा रहा है का, महंगाई और बाकी चीजों ने हमें हराया। तो मैं साफ कह दूं कि हिमाचल प्रदेश में 50 साल से कांग्रेस भाजपा बारी बारी आ रहे हैं और ये कभी भी रिपीट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कभी भी जनता को जो किए वादे होते हैं उन पर पूरा नहीं उतर पाए, और इसी वजह से कभी भी यहाँ मिशन रिपीट किसी का भी कामयाब नहीं। लोगों के पास विकल्प नहीं था। अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में सामने आई है, और जिस तरह से लोगों का प्यार केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर इस बार के नतीजे बदलेंगे। और पहाड़ की राजनीति में केंद्रीय नेता जो मर्जी बोले, लेकिन स्थानीय मुद्दे, ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है। पहली बार किसी देश में हो रहा है कि पूरे प्रदेश के कर्मचारी एकजुट होकर वोट फॉर ओपीएस का नारा लगा रहे हैं और पूरे कर्मचारी सरकार के खिलाफ खड़े। पंकज जी, आप जिस तैयारी के साथ में गए थे वो एक तरीके से अब काफी नीचे जा चुकी है। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता बीजेपी में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। अब वहां उस तरह आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपका फोकस गुजरात है। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, हमारा फोकस गुजरात नहीं है। और इसीलिए जो ओपीएस की स्कीम आपने भी कही होगी, जो कांग्रेस कह रही, इसलिए वहां के लोग जो हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पे रिलाई करेंगे, क्योंकि वो पूरे फोकस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस कह रही है हमने लागू की है, 2 चीजों। और दूसरा, हिमाचल का अपना कोई पे कमीशन नहीं है। हिमाचल प्रदेश जब से पंजाब से अलग हुआ, कोई पे कमीशन अलग नहीं बनाया है। हम पंजाब का ही पे कमीशन फॉलो करते हैं, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन पंजाब में होती है वो हिमाचल प्रदेश उसी को फॉलो करता है जी। और हमने पंजाब में ओपीएस लागू कर दी। एक पार्टी कह रही है हम सोचेंगे, दूसरी कहती है हम करेंगे, हमने कर दिया। ठीक बात है। हमने इन सवालों का जवाब सत्यवीर चौहान से ले लेते हैं, उत्तराखंड से जुड़े हैं, और इन्होंने वहां उत्तराखंड में करके दिखाया कि भाई एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। अब इनकी बीजेपी जो है वहां रिपीट कर गई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। तो ये कह रहे हैं कि इस बार भी हम हिमाचल में भी कुछ क्रांति करने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी भी दौरे कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं।
सत्यवीर चौहान, एक तो बहुत सारी बातें अभी सामने आई, दोनों विश्लेषकों ने भी कही कि भाई आपने सरकार चलाई हिमाचल प्रदेश में, उनकी बात नहीं करते कि आपने क्या काम किया। आप राम मंदिर लेकर वहां आ जाते हैं, हिंदुत्व लेकर आ जाते हैं, मथुरा, काशी, अयोध्या, महाकाल, उज्जैन, विंध्यवासिनी, कुछ बचा नहीं है गिनाने के लिए। सत्यवीर चौहान। दुर्गेंद्र जी आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। दुर्गेंद्र जी, पहले तो मैं हिमाचल की देवभूमि को नमन करता हूं, जहां से कि लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई थी। पहला वोटर भी हिमाचल से ही थे, जो कि 33 बार अब तक वोट दे चुके हैं और 34वीं बार वोट देने वाले हैं। आदरणीय श्याम शरण नेगी जी हैं। और 1952 में जिस प्रकार से वोटिंग होनी थी पहली, मगर वहां की किन्नौर की जिले की जैसी स्थिति है। और मैं खासकर कि आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो गांव है बिल्कुल हिमाचल से लगता हुआ है, और हिमाचल का और उत्तराखंड का रोटी बेटी का संबंध है। हमारा जो लगता हुआ जौनसार बावर का हिस्सा है, टोंस नदी के किनारे पूरा बसा हुआ है, और उसी टोंस नदी से किनारे लगते हुए हमारा पूरा हिमाचल का जिला, चाहे सिरमौर जिला हो, चाहे आपका शिमला का जिला हो, तो हमारा जो कल्चर है बिल्कुल एक दूसरे से मिलता हुआ कल्चर है। और हम दोनों के जो लगती हुई ये पूरी बेल्ट है, शिमला हो, चाहे आपका सिरमौर जिला हो, चाहे ये मेरा जौनसरबा वाली बेल्ट आप शुरू कर देंगे, अगर कोटी छाड़ी होते हुए आप इधर से क्वानू होते हुए आप त्यूनी, अणु, अटाल, मीनस होते हुए आराकोट तक जाओगे, तो ये पूरी की पूरी बेल्ट का कल्चर एक ही है। हमारे रिश्ते नाते सब इधर हिमाचल में उनके इधर है। और उस जो हमारी जो टोंस नदी है, और ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है जो दोनों के प्रभाव कर रही है। और उसी का कारण है कि जो हम आज तक हमारे जो रिश्ते नाते इतने मजबूत है। और आपने देखा होगा कि 1967 में जब जौनसार बावर को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता है, तो उसी के लिए लगातार जो हाटी समुदाय के लोग हैं जो कि सिरमौर जिले में निवास करते हैं, उनकी मांग लगातार उठाते रहे। मगर उस मांग को भी अगर किसी ने समझा या स्वीकार किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने है, और उनकी मांग को पूर्ण किया, जो कि जग जाहिर थी कि उनको मिलना चाहिए था। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो सांस्कृतिक संबंध है, आज के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का रिवाज उत्तराखंड ने शुरू किया, चाहे उत्तर प्रदेश ने शुरू किया हो, चाहे आपका त्रिपुरा चले जाइए, चाहे आप गोवा चले जाइए, वहां पर क्या होता था कि सरकारें आती जाती थी। और उत्तराखंड की खासकर मैं बात करूंगा कि सरकार जब बदलती थी तो यहाँ पर आंकड़े भी पूरे नहीं कर पाती, सरकार गठजोड़ की सरकार बनाती थी। मगर इस बार जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से यहाँ विकास किया, चाहे ऑल वेदर की रोड हो, चाहे तमाम वो योजनाएं, अब वो यहाँ पर उतना आज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हिमाचल चुनाव पे बात कर रहे हैं। तो हिमाचल चुनाव के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वहां पर हमारे जो वहां पर भाजपा की सरकार है, उन्होंने काम किया। मैं पिछले साल जब शिमला गया, सड़कें तो बहुत खराब है सत्यवीर भाई, सड़कें बहुत खराब हैं। ओपीएस स्कीम वाले लोग परेशान हैं, कर्मचारी मांग रहे हैं कि ओपीएस चाहिए उनको, रोजगार आपने दिया नहीं, हालत खराब है। आपके चीफ मिनिस्टर ने खुद ही कहा जब उपचुनाव आ रहे थे कि महंगाई हमको ले डूबी। कैसे निपटेंगे? क्या ये हिंदुत्व का मुद्दा पार लगा पाएगा आपको सत्यवीर? बार बार ये बात आ रही है, ये दुर्गेश जी बार बार ये बात आ रही है, तो मैं इस पे कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद, अगर आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो तो अगर आज सेकुलर शब्द जो 1976 में उठा के लिया गया कि भारत उससे पहले कभी सेकुलर था ही नहीं, तो उन्होंने पुरजोर तरीके से भारत नहीं, भारत के बाहर भी कई मंचों पर कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू है। मैं हिंदू हूं तो मैं गर्व से क्यों ना कहूं हिंदू? मेरी संस्कृति है, मेरी धरोहर है, मेरी परंपरा है, उसको आगे ले जाने का मेरा कर्तव्य है, और मुझे आने वाली जनरेशन को इसका बोध कराना चाहिए। और दूसरी, महंगाई की जो आपने बात करी है, पूरा विश्व त्राई त्राई कर रहा है। महाभारत ही जिसने ब्रिटेन ने 200 साल तक हम पर राज किया, आज उसकी अर्थव्यवस्था हमसे पीछे चली गई, वो 6ठे नंबर पे चला गया, और हम आज इस्तीफा दे दिया ना। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने चुनाव जीतने के 90 दिनों के अंदर इस्तीफा दे दिया, तो नहीं संभाल पा रही है। कम से कम इतना जमीर तो है उनके अंदर। मैं बड़ा रोचक तथ्य आपको बताना, आवाज आपकी नहीं आ रही सत्यवीर जी। आज आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट का कौन है सीईओ? भारतीय, वो हिंदू। आप मास्टर कार्ड का देख लीजिए, वो कौन? वो भी हिंदू। आप गूगल का देख लीजिए, वो भी हिंदू। पेप्सिको मतलब आप मानोगे नहीं, हिंदू मुसलमान करोगे, गुजरात में भी करोगे, हिमाचल में भी करोगे। हिमाचल में नहीं दाल गल पाएगी हिंदू मुसलमान में, ये मान लो। वहां जनता जवाब मांगेगी आपसे। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं एक प्रकरण आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हिमाचल में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और जौनसार से लगता हुआ एक फ्रेडीज पुल पड़ता है, उससे एक गांव पड़ता है आगे,
उसका नाम बोल रहा। वहां पर एक प्रकरण घटता है, कुछ लोग होते हैं और वो हमारी भावनाओं को आहत करते हैं। जिन्होंने भावनाओं को आहत किया उनको तो जेल होती नहीं है, जिनकी भावनाओं को आहत किया जाता है उनको जेल होती है। इस प्रकार यही ज्वलनशील मुद्दा है। एक चीज मैं 30 सेकंड में कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आते हैं तो वो एक मंत्र देते हैं पूरे भारत को, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इस मंत्र पे आगे बढ़ते हैं और ये मंत्र समाधान के, हमने कभी किसी के साथ तुष्टिकरण नहीं किया। और मैं एक और चीज याद करना चाहता हूं, कांग्रेस ने अपने हितों के लिए 3 चीजें लोकतंत्र को दी है, अपने आत्महित के लिए तुष्टिकरण की नीति, और किस प्रकार से सबका दमन किया जाए और किस प्रकार से घोटालों को आपकी बात आ गई। मिर्जा असरार बेग साहब जुड़े हुए गुजरात से, काफी देर से सुन रहे हैं वो। मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि भाई अब ये करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, ये मानेंगे नहीं। ये कह रहे हैं भाई हमें गर्व है भारत में रहने वाला। अगर अपने आप को हिंदू कह रहा तो बुराई क्या है? वो कह रहे हैं भाई दुनिया में जितने सीईओ हैं सब हिंदू हैं, और ये एक घटना का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे कांग्रेस तुष्टिकरण करती रही है, तो आप लोगों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं राजनीति में, ना हिमाचल में ना गुजरात में। मिर्जा साहब, भारतीय जनता पार्टी, मुझे कहते भी शर्म आ रही है, झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना और साथ ही साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, और आज इनकी मजबूरी है अपने आप को हर जगह पर अच्छे ढंग से ऐसा बताना जैसे हम ही विकासशील है। क्या 2014 के पहले भारत देश क्या विकास में नहीं था? आज जब आजाद हुआ देश, आज आजादी के लिए 1857 में बहादुर शाह जफर ने जब बांग पुकारी थी, जब अंग्रेजों का शासन था, जब किसी की ताकत नहीं थी कि कोई ऐसा बोल ले कि आज हिंदू छोड़ो, उस वक्त सतवीर जी आ रहे हैं, मिर्जा साहब को जरा बोलने दीजिए। बोलिए मिर्जा साहब। रेशमी रुमाल उसके नाम से एक नारा चलाया था, किसी की ताकत नहीं थी। यही लोग थे कि जो आज बातमीदार थे, और यही लोग थे जो देश के लिए अच्छा नहीं सोचते थे, और उनके साथ मिलकर भी उन्होंने वो किया। आज देश के लिए बहादुर शाह जफर। हम स्पेसिफिक सवाल करते हैं मिर्जा साहब आपसे, ये तो बहुत सारी बातें हैं, ये कथा बहुत लंबी है। आपको मैं ऐसे पछतावा ना बांध रहा हूं कि देश की आजादी में उलमाए दीन, उलमाए कराम और जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिसने नख नहीं कटाया है, तो ये कह रहे हैं कांग्रेस तुष्टिकरण करती रही है, कांग्रेस तुष्टिकरण करती रही है, ये कह रहे हैं, आप पे आरोप है, और इसीलिए आप लोगों की दुर्गति हो गई। देश गंगा जमनी तहजीब का देश है, इंसानियत मानवता का चलने वाला देश है। आज राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, नफरत को तोड़ो और देश को जोड़ो और मानवता को जोड़ो, आज कितना बेहतरीन पैगाम लेके चले, उसके सामने आप देख रहे हो, यूपी बिहार से लेकर देश के हर जगह, हिमाचल से आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में कहा ना, जनता से कहा कि भाई क्या राहुल गांधी मंदिर बनवा पाते, क्या कांग्रेस मंदिर बनवा पाती? ये सवाल पूछा है जनता से। मैं योगी आदित्यनाथ में आ रहा हूं। एक तरफ भारत तोड़ो नफरत की चल रही है, और एक तरफ इंसानियत, मानवता और गंगा जमनी तहजीब को संभालने की बात चल रही है। यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, यहाँ मोहब्बत की लड़ाई है। मोहब्बत। मिर्जा साहब एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक खास सवाल आपसे पूछ रहा हूं मिर्जा साहब, बीजेपी और कांग्रेस की आप कहते हैं कि भाई लड़ाई है, गुजरात में आम आदमी पार्टी कहती है कि मेरी बीजेपी से लड़ाई है, आप लोग कहीं है ही नहीं है। फिर से बोलूंगा, झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना। आज देश में हर वादे दिए मोदी जी ने, योगी जी ने, हर जगह वो नाकामयाब हो चुके हैं। वो नाकामयाबों को छुपाने के लिए आज राम का आसरा लेना पड़ता है। अरे मैं तो कहता हूँ राम का आसरा लेना चाहिए। राम राज की बात कर रहे हैं तो इंसानियत की बात होना चाहिए। रावण राज आज चल रहा है, आज देश में रावण राज चल रहा है। आज समाज के मिर्जा साहब गुजरात में कैसे चुनाव जीतेंगे आप? बीजेपी कह रहे कहीं लड़ाई में नहीं है आप। मिर्जा साहब विनाश की तरह जा रहा है आज देश को। साइंस। अरे मिर्जा साहब सुन लीजिए भाई, मिर्जा साहब सुन लीजिए। मिर्जा असरार बेग मुझे सुन लीजिए, मेरे सवाल को सुन लीजिए। मुझे लगता है कि वो सुन नहीं पा रहे हैं। बोलिए सत्यवीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये शांत होंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। मिर्जा साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मिर्जा साहब। मिर्जा असरार बेग शांत हो जाइए। हर जगह सहारा लेते हैं। मुझे लगता है मिर्जा साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही है।
बड़ा मुश्किल होगा उनको शांत करना, मुझे लग रहा है ऐसा। बोलिए सत्यवीर, बोलिए। मैं अब कहना चाहता हूं कि मैं मैक्सिमम जो है कि हिमाचल चुनाव पे फोकस करना चाहता हूं, और मेरे बहुत दिल के करीब भी रहता है हिमाचल, क्योंकि मेरे से लगता हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा ये जो वीर भूमि है, और मैं कहना बड़े शौर्य के और गौरव से कहना चाहूंगा ये परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा की धरती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां पे लगभग अगर आप देखा जाए कि उत्तराखंड और हिमाचल से प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति सेना में सेवाएं देता ही है, चाहे वो भारतीय सेना का कोई भी अंग हो, उसमें अपनी सेवा देता है। और हमेशा उसने अपने भारत के गौरव के लिए अपने सर्वस्व बलिदान भी दिया है जब जब जरूरतें पड़ी है। तो मैं सेना से जुड़ता हुआ विषय कहना चाहता हूं, जब सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी, चाहे गलवान में, चाहे डोकलाम में, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, तब आपने देखा होगा कि इनके नेताओं के किस प्रकार के बयान आए थे। हम सेना में भले ही भर्ती ना हुए, मगर सेना जो हमारे कार्य कर रही है देश के लिए, वो अनेक, चाहे वो तपती रेगिस्तान में हो, चाहे वो आपके लेह लद्दाख में, चाहे -60 डिग्री में हो, हमें उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। हमने 1971 देखा है, जब पूरे देश को उनकी आवश्यकता थी, हम खड़े हुए। अपना देखो, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मगर भारतीयता के अखंडता के लिए किस प्रकार से हम खड़े हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्यवीर जी, ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस के शासन में भारत ने युद्ध नहीं लड़े, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कांग्रेस के शासन में भी भारत ने युद्ध लड़े हैं बड़ी बहादुरी से। न कांग्रेस लड़ती, न बीजेपी लड़ती, लड़ते हैं हमारे सैनिक। बस इस्तेमाल करने का जो मुद्दा है, इस्तेमाल करने का, कि कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा, कांग्रेस कैसे इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी कैसे इस्तेमाल कर रही। प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या इस तरीके के मुद्दों को, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, सेना का मुद्दा हो, क्या इनको भी बहुत बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति में? मनोज जी। बिल्कुल, ये तो देखिए हाजी साहब तो लगता है चार्ज हो गए हैं, सुन ही नहीं रहे। हाजी साहब सुन नहीं पा रहे हैं, उनका शाम का समय हो गया होगा। सुन नहीं पा रहे। एनीवे, देखिए भाजपा का जो मुद्दा है, जहां तक आप स्पष्ट देख सकते हैं, हम शिकायत तब कर सकते हैं जब भाजपा अपने मैनिफेस्टो से हटे। ये मैनिफेस्टो में सारे मुद्दे स्पष्टतः दिए गए हैं। ये देश के लिए, तो देश की सीमाओं पे लिए, सैनिकों के लिए ये मुद्दे उसमें दिए हुए हैं। तो मुद्दों से हट नहीं रहे। समस्या ये हो रही है कि जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो आजकल आपने देख ही लिया होगा, आम आदमी पार्टी के भी जो संयोजक महोदय हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो भी अब कृष्ण का अवतार हो गए हैं। राहुल गांधी भी अवतार हो गए। अरे हाजी साहब शांत हो जाइए, हाजी साहब शांत हो जाइए। प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षित को बोलने दीजिए। हाजी साहब अच्छा सा शांत हो जाइए, जूस पिलवा दीजिए शाम का, ठीक हो जाएगा। जूस बोलिए दीक्षित जी, बोलिए। रूह अफ़ज़ा पीजिए, ठीक होंगे जी। तो ज्यादा पी लिया वो। चुनाव मैंने अपनी पहली बात भी कही थी, मेरे मित्र ने उसको जरूर संशोधित भी किया था और डिसएग्री भी किया, वेलकम। लेकिन मैं आपसे पहले भी यही कह रहा हूं कि चुनाव के मुद्दे वही मुद्दे होंगे जो जनता की नब्ज को छुएं, और यदि जनता की नब्ज को नहीं छुएंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, इसका विश्वास होना चाहिए सब। आखिर चुनाव में क्यों वोट दे रहे हैं सब? क्योंकि वो मुद्दे उनको छू रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो बात अभी मंदिर और ये हिंदुत्व की बात आई, इस बात को कहने में या मानने में किसको हर्ज होना चाहिए कि कल्चरल इकोनॉमी ही भारत की इकोनॉमी की मेन स्टे होगी, और ये होना ही होगा। इसलिए जो हम अभी कॉरिडोर्स को 1, 2, 3 गिन रहे हैं, ये कॉरिडोर्स की संख्या अभूतपूर्व हो जानी चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेन स्टे है। और दूसरी दुनिया आपको इस पर कोई राय नहीं दे सकती है, क्योंकि कल्चरल इकोनॉमी उनकी मेन स्टे कहीं पर भी नहीं हो सकती है, वो है ही नहीं। हम हथियार को मेन स्टे नहीं बना सकते हैं। हमने आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में 2 चीजें जो मेरे मन की हुई हैं, एक तो कल्चरल इकोनॉमी, जिस पर हम लोग बहुत सालों से जुटे हुए थे, वो आज की तारीख में राष्ट्रीय इकोनॉमी की, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मेन स्टे है। और दूसरा, जिसको स्पेस कहते थे हम, स्पेस भी एक शांतिप्रिय मुद्दा है, जिस पर आज की तारीख में आप लीडरशिप रोल में हैं, दुनिया के अंदर आपकी पहचान बनी हुई है। तो ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो कि आपकी इकोनॉमी के मेन स्टे हैं। ये चुनावी मुद्दे हो या ना हो, लेकिन ये आपकी इकोनॉमी के मेन स्टे हैं और ये रहने चाहिए। भारत की अगर सांस्कृतिक पहचान नहीं है तो दुनिया में इसकी कोई पहचान नहीं। चौहान जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही है।
मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। प्रोफेसर दीक्षित को जरा कंप्लीट करने दीजिए। सत्यवीर भाई बोलिए। तो ये जो इशू आ रहे हैं, ये चुनावी मुद्दे होने ही चाहिए। मुझे लगता है ये नेशनल मुद्दे हैं, ये होने चाहिए। अन्य मुद्दे भी होने चाहिए। अगर बेरोजगारी ज्यादा अट्रैक्ट करती है तो उनको लगेगा कि जिसको लगता है कि बेरोजगारी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी मुद्दा है जो कि सरकारी कर्मचारियों को केवल रेट कर रही है। तो सरकारी कर्मचारियों के ये मुद्दे अगर उनको लगता है कि वो होंगे और नई पेंशन स्कीम उनको नहीं लगती है, वो जाहिर है वो खिलाफ भी वोट से दे सकते हैं। लेकिन उसको आखिरकार दूसरी पार्टी उसको उछालने की कोशिश कर रही है ना। आम आदमी पार्टी उसको उछाल रही है ना पूरी ताकत से, कांग्रेस उसको उछाल रही है ना पूरी ताकत से। यदि जनता तक वो अपनी बात पहुंचा पाएंगे तो जनता उनकी बात सुनेगी। लेकिन जनता तक जो मुद्दा पहुंचा पाएगा, इफेक्टिवली पहुंचा पाएगा, बाजी तो वही जीतेगा। ठीक बात। बोलिए सत्यवीर भाई, क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैं आज अभी जो आपके जो इसमें जर्नलिस्ट जुड़े हुए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि कॉरिडोर की उन्होंने बात करी है और स्पिरिचुअल से लेकर उन्होंने बात करी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 2013 में उत्तराखंड में आपदा आई थी तो केदारनाथ भी उससे अछूता नहीं रहा और बहुत ही ज्यादा वहां पर विपदा देखने को सबको मिली थी। आप देख लीजिए कि हमने विजन रखा था कि 4 धाम में ऑल वेदर रोड का। आप ये देख लीजिए कि 45 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने अभी तक दर्शन कर लिया और 3 धामों के कपाट बंद हो गए और बद्रीनाथ जी के 19 नवंबर को खत्म होंगे। 45 लाख का आंकड़ा आप देख लीजिए, कई दशकों का उठा लेंगे तब जाके भी 45 लाख दर्शक आपके तीर्थ यात्री नहीं होंगे। तो रोडों का अच्छा बनना और इससे इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, इस बात देखने को मिला है। यहाँ की जो सहायता मैं थोड़ा सा इसको 30 सेकंड में कंक्लूड कर लूंगा, फिर हिमाचल चुनाव पे जल्दी करिए, अंतिम चरण में। सहायता समूह की जो यहाँ की महिलाएं 28 लाख से अधिक उनकी इनकम हुई है और जो घोड़ा कंडी वाले लोग हैं उनको 1 अरब से ज्यादा उनको कमाई हुई है। इसी तरीके से हेली सेवा को भी। तो ये सब चीजें हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बनाई गई रोडें हैं। और मैं आपको हिमाचल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए, वंदे मातरम ट्रेन का उन्होंने वहां पर सौगात दी। उसके बाद में पिछले साल में जब गया था ज्वाला जी और बगलामुखी साइड गया था, तब वहां पर एम्स का काम चल रहा था। अब इस समय एम्स वहां बन गया है, पहाड़ों के बीच में बिल्कुल जाके एम्स बन रहा है। दूसरा, लाहौल स्पीति की जिस प्रकार से वहां पर अटल टनल बनी है, अब तमाम वो कार्य हो रहे हैं जिससे कि हिमाचल का गुणगान पूरे विश्व में हो। ठीक बात है, ठीक बात तरीके से। और पंकज पंडित से सवाल कर लेते हैं। पंकज जी भाई, अगर हिंदुत्व क्या आपको भी बहुत अट्रैक्ट करता है कि आपको गणेश लक्ष्मी जी की उसकी फोटो की जरूरत पड़ गई नोट में कहने की गुजरात में? भाई अगर कोई विचारधारा है तो एक पे टिके रहना चाहिए कि कभी साफ हिंदुत्व का। आप हार्ड हिंदुत्व की निंदा आलोचना करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती। प्रोफेसर दीक्षित ने कहा कि यह मुद्दा होना चाहिए कि भाई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो भारतीय जनता पार्टी उस संघ का जो मूल मुद्दा है और उससे इकोनॉमी जुड़ी है, आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि भाई अब आप भी इसे सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़े? मुझे लगता है थोड़ा ये हम लोगों ने एक अलग एक वो बना लिया है दिल में कि वो ट्रेडमार्क स्पेसिफिक भाजपा का। देखिए, एक विचार है जो अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के बीच में रखा, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। दुख की बात है कि खुद को हिंदुत्व का ट्रेडमार्क बोलने वाले, जिन्होंने कॉपीराइट अपने नाम पे लिख के रखा है, वो खुल के ना इसका समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। अरे हमने तो एक विचार रखा है केजरीवाल जी ने। और सेकंड, मेरे भाई काफी उत्तराखंड के उदाहरण दे रहे थे और हिमाचल के बारे में हमें बता रहे थे। मैं इन्हें साफ बता दूं, आप हिमाचल प्रदेश को जानते नहीं। हिंदुस्तान में 7 लाख लोगों पे हिंदुस्तान में 7 लाख लोगों पे एक मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। कभी आइए, एक शक्तिपीठ ने पूरे जम्मू की इकॉनमी बदल दी। हमारे पास 4 शक्तिपीठ हैं। राम मंदिर का ज्ञान तो आप हमें देते हो, लेकिन हमारे 4 शक्तिपीठों से हमारा धार्मिक पर्यटन कितना बड़ा है ये जयराम सरकार हमें बताए। यहां पे पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। पुलिस, जेओई, एचपी यूनिवर्सिटी सभी पेपर लीक हुए और बेरोजगार सड़कों पे उतरे। क्या ये मुद्दा नहीं है? भाई प्रोफेसर दीक्षित कह रहे हैं कि ये आप और कांग्रेस उठाइए, बीजेपी जो सांस्कृतिकवाद और जो इकोनॉमी है, वो हिंदुत्व है और मंदिर है और धाम है, ये सब उठाएगी, जनता को अट्रैक्ट कर रहा है, वो जीतेगी। आपके वो कांग्रेस के हिस्से में है कि पेपर लीक उठाइए, बिजली उठाइए, पानी उठाइए, रोजगार उठाइए। जनता तक आवाज पहुंचा पाएंगे तो वोट मिल जाएंगे, नहीं तो फिर जय श्री राम।
आरटीआई है उसका हवाला दे देता हूं, और ये आरटीआई के नाम पे ही पार्टी बनाने वाले लोग हैं। अभी रुक जाइए, मैं 5 सेकंड में बिल्कुल सत्यवीर भाई, अब बस खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल बोलिए। 5 सेकंड में अभी वक्फ बोर्ड के अभी वो आए हैं, आरटीआई लगाई थी, उसमें ये प्रत्येक वर्ष 14.1 करोड़ रुपए देते हैं, और 8 साल हो गए इन्हें दिल्ली में, और अभी तक 101 करोड़ ने वक्फ बोर्ड को दिया। इनसे ये पूछिए कि मुद्दों मत उलझाइए, वो कह रहे हैं कि 4 शक्तिपीठ हैं और क्या आपने काम किया वहां पे, आपके केंद्र में सरकार है, और जिस एम्स की बात आप कर रहे हैं उस एम्स की क्या स्थिति है पंकज जी बताएंगे? एम्स कितना बन गया वहां पे, बोलिए पंकज जी। जो दशहरे का मेला था उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे खुद, आप देख लीजिए किस प्रकार का पंकज जी बताइए एम्स बन गया क्या? आत्मसात किया। देखिए आपको सत्यवीर भाई जरा सुन लीजिए पंकज जी को, मैं खत्म कर रहा हूं, बस बोलिए। एम्स पहला है जिसका 2 बार उद्घाटन हुआ। पहली बार लोकसभा चुनाव के समय ओपीडी का उद्घाटन नड्डा जी ने किया, और अब मोदी जी आगे। देखिए चुनावों के समय उद्घाटन होना बड़ी बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात है वहां ना स्टाफ है ना व्यवस्था है, सिर्फ वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बिल्डिंग बनी हुई है, और पहले दिन ही 3 रेफरल केस है, 1 की डेथ हुई है। ये इनका एम्स है। देखिए चलिए अभी चुनाव है, चर्चा इस पर करेंगे। पंकज जी अब माफी के साथ रोक रहा हूं, एक 20 सेकेंड में मिर्जा असरार बेग साहब की टिप्पणी कि भाई गुजरात में तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई। मिर्जा साहब आप तो कहीं नजर नहीं आ रहे, आपके नेता नजर नहीं आ रहे हैं, मिर्जा साहब बोलिए। आप लोगों ने किसने किया? और केंद्र सरकार अरे एमसीडी तो हमारे पास था ही नहीं, उस पैसे को भी डकार गए हो। मेरे भाई आप जानकारी, जो स्टेट सरकार होती है उसके पास पैसा आता है और वो भी डकार गए। ठीक है भाई आप दोनों शांत हो जाइए। मिर्जा साहब पंकज भाई और सत्यवीर भाई रुकिए आप शांत हो जाइए। मिर्जा साहब फाइनल कमेंट आपका कि भाई गुजरात में आप तो कहीं लड़ाई में नहीं है जैसा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी कह रही है जी। ये आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी भाई है। ये कह रहे हैं दोनों लोग हम ही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस तो ही नहीं कहीं। इस बार 10-20 आ जाए, 10-20 सीट आ जाए तो बड़ी बात है। ये केजरीवाल थे साथ में उनको सपोर्ट करने वाले। आज ऐसी हालत है कि निर्भया जी के लिए केजरीवाल बोल रहे हैं, और गुजरात के दंगों में बलात्कार हुए, लोग मार डाले, बिल्किस बानो के लिए आज इनके मुंह में कुछ भी बोलने का समय नहीं है। आज देश में न जाने ये 100% ये सवाए बन के हिंदुत्व पे नारे लगा रहे हैं। अरे अब इंसानियत की, मानवता का राज पे लाओ और लोगों की भूख मिटाओ, लोगों को विकास के रास्ते बताओ। अब बहुत हो गया झूठ की मार। बहुत शुक्रिया मिर्जा असरार बेग साहब, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित जी, बहुत शुक्रिया सतवीर चौहान आपका बहुत शुक्रिया, और पंकज दीक्षित आपका भी बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया जो तमाम दर्शक हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। उत्कर्ष सिन्हा साहब का भी शुक्रिया जो हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे, और उन करोड़ों दर्शकों का बहुत आभार जो इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं, के न्यूज़ को देखते हैं। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 2 दृश्य आपको दिखाएंगे। पहला दृश्य एक ऐसी महिला से आपके आज मुलाकात कराएंगे जिसने इंदिरा गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, अब राहुल गांधी के साथ यात्रा वो कर रही हैं। तेलंगाना हैदराबाद की वो महिला हैं, और वो कह रही हैं कि जब राजीव गांधी आए थे तो उनसे मैंने कहा था कि मैं आपके बेटे के साथ भी मैं काम करूंगी, और उनका दावा है कि वो राहुल गांधी को उन्होंने गोद में खिलाया है। ऐसी महिला को हम आपसे मिलवाएंगे। और 90 के दशक की मशहूर अदाकारा महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो यात्रा के दौरान 12 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ पैदल भी चली और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। से मैं यही काम कर रही हूँ। मोनालू इंदिरा जी से काम किया है, राजीव जी से काम किया है, सोनिया जी से भी किया। सोनिया जी से मैंने ये पूरा कहा और कहा कि कल को मैं आपके लड़के के साथ ही काम करूंगी, तो वो दिन आ ही गया। आज मैंने उनके लड़के के साथ मतलब राहुल जी से मैंने काम कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। खबरों का उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुनते होंगे। नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। आपने सुना होगा कि प्रदेश के कई संगीन अपराधी एनकाउंटर के डर से थानों में सरेंडर करने पहुंच गए और जान की भीख मांगते हुए जेल जाने को खुशी खुशी तैयार भी हो गए। आपको बता दें कि यह वही प्रदेश है जहां की कानून व्यवस्था पर अक्सर सवाल उठते रहते थे। अपराधियों, बाहुबलियों और माफियाओं की तूती बोलती थी। उनकी कारस्तानी से यूपी बदनाम था। यहां का औद्योगिक विकास ठप होता जा रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कारोबार समेटकर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रही थी। यूपी और बिहार में जंगल राज की धारणा सच हो रही थी। लेकिन 2017 के बाद हालात में बदलाव आया और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज स्थितियां काफी अलग हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुनते होंगे। इन हालातों में आए बदलाव को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण भ्रष्टाचार में लिप्त एक सर्किल ऑफिसर यानी सीओ का डिमोशन कर उसे सिपाही बनाया जाना। सीएम योगी ने रिश्वत लेने के मामले में क्षेत्राधिकारी के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के एक कार्यक्रम में एक बार फिर उनका ऐलान सुर्खियां बटोरने वाला है। यहां सीएम ने डंके की चोट पर अपराधियों और माफियाओं को ललकारा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने यूपी को अपराध मुक्त करने का अपना प्रण फिर से दोहराया। जाहिर है कि सीएम के इस तरह के बयानों का ही नतीजा है कि सूबे के अपराधियों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं और जनता पिछली सरकारों और मौजूदा सरकार की कार्यशैली का फर्क भी महसूस कर रही है। यूपी में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा। योगी 2.0 सरकार के 100 दिनों में पुलिस मुठभेड़ में 525 एनकाउंटर, 425 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुए घायल।
बदमाशों से मुठभेड़ में 68 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। माफियाओं की 192 करोड़ से ज्यादा संपत्ति हुई जब्त। 619 माफिया जेल में बंद, 1744 जमानत पर 18 मारे गए, कई की खोज जारी। बुलडोजर का प्रहार योगी 2.0 के पहले 6 माह में और ज्यादा दमदार दिखा। सरकार ने प्रभावी पैरवी से मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को एक के बाद एक 2 मामलों में सजा दिलाई। उपद्रवियों व दुष्कर्मियों पर शिकंजा कसने वाले कानूनों का कड़ाई से हो रहा पालन। जनता को कानून व्यवस्था, भय मुक्त समाज पर कोई समझौता न करने का दिया भरोसा। मैंने कहा था इन माफिया और इन अपराधियों को, इन दुष्कर्मियों को सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा में अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर से रौद्र रूप देखने को मिला। गंगा जल परियोजना, एलईडी परियोजना समेत 1600 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के निकट स्थित मैदान में सभा को संबोधित किया। बता दें कि इससे पहले उन्होंने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने कसम खाई है कि यूपी से अपराध को समाप्त करके ही दम लूंगा। हुआ था जीवन क्षेत्र में, पूरी मानवता दहल उठ पड़ी थी और तब मैंने कहा था इन माफिया और इन अपराधियों को, इन दुष्कर्मियों को सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने तब अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। उस समय हम लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इनसे निपटना प्रारंभ किया। कार्रवाई आगे बढ़ी थी और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, उनके बगैर सत्ता का पत्ता नहीं हिल सकता था। आज वे जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये यहाँ के युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगाते थे। आज आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सरकार बनी है, वह इनके ऊपर ग्रहण लगाने का कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रही है। आपने देखा होगा यहाँ पर आज जो 1670 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का आज हम लोकार्पण कर रहे हैं, अब तक तो लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। अब भाइयों बहनों, गंगा मैया शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए आपके घर में आ रही है। 85 क्यूसेक गंगा जल यहां पर उपलब्ध होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसमें भी विकास में जो लोग बैरियर बनते थे, उन्होंने कोई कोताही नहीं छोड़ी थी, कोई कोताही नहीं छोड़ी थी। हमने तो पहले से बोल रखा कि किसानों की समस्या होगी, हम बातचीत से समाधान करेंगे, संवाद से समाधान करेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, संवाद से विश्वास करेंगे। हमने तीनों अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से भी कह रखा है कि